वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ संजीत। सो बच्चों, पिछली लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ हम लोगों ने मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सारे टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम दो मैट्रिक्स का अलजेब्रा, जैसे हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस सारे के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कि जो सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में, वह है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अगर दो मैट्रिक्स है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वह होना चाहिए कि लेट सपोज कि मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और मान लेते हैं कि बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे और इसका ऑर्डर m क्रॉस क्या है, मान लेते हैं n क्रॉस p है। तो बच्चों, यहाँ दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे जो नेसेसरी कंडीशन होती है वह होती है कि दोनों का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे m क्रॉस n है और यहाँ क्या है, n क्रॉस p। n क्रॉस क्या है, इसका ऑर्डर b का, a का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, और b का ऑर्डर क्या है, यहाँ b का जो ऑर्डर है n क्रॉस p। तो यहाँ m बराबर n हो जाना चाहिए और n बराबर p। मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बच्चों, अब हम लोग लिख लेते हैं, नोट डाल के एक लिख लेते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम, then add और subtract। मतलब कि अगर कोई सा भी दो मैट्रिक्स है उसको हम लोग कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब उसका क्या हो जाए, ऑर्डर बराबर हो जाए। मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स को तभी हम ऐड कर सकते हैं जब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो जाए। तो इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, तभी हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो उस दो मैट्रिक्स को हम लोग आपस में जोड़ क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे ए कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, तो हमें निकालना है ए प्लस बी। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 2 1 5 प्लस जो बी मैट्रिक्स है 1 5 1 7। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ने के लिए सिंपल जो अलजेब्रा में रूल फॉलो होता है, सिंपल वैसा ही यहाँ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर होता है। हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट
ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, सिंपल भाषा में समझिए तो एक जो A11 का एलिमेंट है उसे B11 के एलिमेंट से जोड़ेंगे, जो A12 का एलिमेंट है उसे B12 के एलिमेंट से जोड़ेंगे, जो क्या है A21 का एलिमेंट है उसे B21 के एलिमेंट से जोड़ेंगे, जो A22 का एलिमेंट है उसे B22 के एलिमेंट से ऐड कर दें। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यही होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 + 5 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 7 12 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, A + B निकल गया। अब देखो ऐड करने पे, किसी भी दो मैट्रिक्स के ऐड करने पे क्या उसका जो आने वाला अपकमिंग मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। अगर यह 2×2 का मैट्रिक्स है तो जो आने वाला मैट्रिक्स है वो भी क्या होगा, 2×2 का ही मैट्रिक्स होगा। सो बच्चों अब हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ और एग्जाम्पल अब हम लोग लेते हैं। और जो रूल एडिशन के लिए वैलिड है वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। अब देखो बच्चों कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स 1,2 और बी मैट्रिक्स 1 2 4 2, देन फाइंड x, then find matrix x if a plus x इक्वल टू b। तो देखिए बच्चों हमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि a मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है और b मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है। तो हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसके लिए एक रिलेशन दिया गया है a + x इक्वल टू b। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, x। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, a + x इक्वल टू b। हमें क्या निकालना है बच्चों, x। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ लिख देंगे और b - a। तो देखिए बच्चों यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम दो मैट्रिक्स को कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को हम तभी सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो b और a का ऑर्डर देखिए, तो यहाँ b और a का ऑर्डर क्या है, 2/2 और b का ऑर्डर क्या है, 2/2। तो हमें x निकालना, ऑर्डर क्या है, सेम है, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों कि b जो मैट्रिक्स है वह कितना है, 1 2 4 2 -1 2 1 और 5। अब हम क्या करेंगे, जैसे एडिशन के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ देते थे वैसा ही सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करेंगे, वहाँ एडिशन था तो जोड़ देते थे, यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटा देंगे। मतलब इसका जो 1 को 1 के साथ, 1 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1 है, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है और 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है। तो हम क्या करेंगे कि 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है तो 1 के साथ 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 0। 2 को 2 के साथ माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 0। 4 को 1 के साथ माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 3। और 2 को 5 के साथ माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3 और हमें x मिल गया। सो बच्चों हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस कुछ सवाल लिए और मैंने बताने का प्रयास किया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा।
अब बच्चों आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसके लिए मैट्रिक्स में क्या क्या रूल है, क्या रूल रेगुलेशन है। उससे पहले हम लोग कुछ इसके दो बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, कुछ इसका भी बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, जो पहला प्रॉपर्टीज है इसका कि अगर दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, तो जो पहला प्रॉपर्टी है यहाँ एक और मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं ए बी एंड इसको हम लोग मान लेते हैं सी। ऐसा सी हम लोग क्यों माना है इसको हम लोग प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या है कि अगर मान लेते हैं ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, और इस जो लॉ होता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब मैट्रिक्स का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब आप क्या करो, दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, मतलब दो मैट्रिक्स का ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी कुछ ऐसे तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पहले ए और बी को ऐड कर दे उसके बाद सी को ऐड करे, या ए प्लस बी प्लस सी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ए को रहने देते हैं, बी और सी को ऐड कर लेते हैं, या दोनों बात आपस में क्या है, बराबर। और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। तो जो वेक्टर क्या होता है कि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक सा प्रॉपर्टी था। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है उसको अब हम लोग समझेंगे। देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, यह मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे हम लोग उस रूल को याद करें कि पहले मैट्रिक्स का रो बराबर होगा कॉलम के बराबर, कि दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम रो के बराबर होगा। बहुत सारी कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होती है। तो हम इसको एक निमोनिक्स के थ्रू सीखेंगे, एक निमोनिक्स बताएंगे जो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। सो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स, जैसे मान लेते हैं कि लेट ए कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। देखिए बच्चों, लेट ए हमने क्या माना है कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन, एंड बी आई जे जो जिसका ऑर्डर एन क्रॉस पी है। क्या है बच्चों, एन क्रॉस पी। तो अब हम लोग ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है, क्या रूल है, उसको अब हम लोग जानेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है एंड b जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n क्रॉस p है। तो क्या रूल है इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हमें a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी निकालना है, तो उसके लिए सिंपल सा रूल होता है कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सबसे बेसिक सा रूल होता है वह क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाता है, तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब इसको क्या लिखेंगे, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, बेसिक सा जो रूल कहता है, रूल क्या बोलता है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब कॉलम बराबर क्या होने चाहिए, रो। मतलब सी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, सी आर क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सबसे जरूरी कंडीशन है वह सी बराबर आर होना चाहिए, मतलब सी आर होना चाहिए। और सी आर क्या होता है, अब इसको याद करने के लिए हमने निमोनिक्स बना रखा है कि सी आर क्या होता है, एक जानवर का नाम होता है सी आर। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो वहाँ किसकी प्रेजेंस जरूरी है, किसकी उपस्थिति जरूरी है, सी आर। मतलब सी आर रहेगा तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। मतलब सी आर के प्रेजेंस में, है कि नहीं। सी आर वही गिद्दड़, है कि नहीं, गिद्दड़ को बोलते हैं हम लोग सी आर। मतलब सी आर के उपस्थिति में ही हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ सी आर का मतलब क्या हुआ कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या हो जाने चाहिए, बराबर। अब हम लोगों ने समझ लिया कि बेसिक कंडीशन समझ लिया कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर जो ए एंड बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो यहाँ m बच गया, जो इस मैट्रिक्स को सी और इस मैट्रिक्स का आर को लेने के बाद जो ऑर्डर बच जाएगा, यहाँ क्या बच गया, m, और यहाँ क्या बच गया, p। तो a इंटू बी, जो a इंटू बी आएगा, ऑर्डर ऑफ, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ a इंटू बी इक्वल टू m क्रॉस p। जो कॉलम और रो, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो को हटाने के बाद, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो को हटाने के बाद जो बच जाता है, मतलब क्या बच गया, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब आर सी,
इसका रो क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा RC, जो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो आई होप कि यह चीज़ें समझ आ रही होगी आप लोगों को। यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी कंडीशन है बच्चों, तो CR होना चाहिए, कॉलम बराबर रो होना चाहिए। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है उसका ऑर्डर क्या होनी चाहिए, R इंटू C, मतलब पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। सो बच्चों यह कुछ बेसिक सा रूल होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आई होप कि सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आई होंगी। तो हम लोग अब एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बेसिक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए कुछ इस प्रकार से है 1 2 1 और 5। अब बताओ बच्चों कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। एंड मान लेते हैं बी कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स है 1 2 2 3, और इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो इतना तो फिक्स है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप दिखना होगा, क्वेश्चन में देखना होगा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है। क्या चीजें समझ आ गई है कि नहीं, मतलब CR C बराबर R है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आने वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। हम लोग बिना मल्टीप्लाई किए उस आने वाले मैट्रिक्स का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी अभी हमने बताया है कि रो कॉलम और रो को छाटने के बाद, हटाने के बाद जो यहाँ बच गया और यहाँ बच गया, बताओ बच्चों यहाँ 2 और यहाँ 2, मतलब 2 क्रॉस 2 ए इंटू अगर बी हम करें तो हमें पहले से ही पता है कि जो आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ए इंटू बी का जो ऑर्डर है वह 2 क्रॉस 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी। अब बताइए बच्चों ए मैट्रिक्स जो है 1 2 और 1 5, और बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 3। तो देखिए यहाँ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका जो रूल होता है वो R रो इंटू कॉलम हम लोग करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम, RC क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से गुना क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो के साथ, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम मान लेते हैं C1, और ये क्या है C2, और इसको हम लोग मान लेते हैं R1, और इसको हम लोग मान लेते हैं R2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले मैट्रिक्स के रो के साथ रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब R1 का मल्टीप्लिकेशन C1 के साथ होगा और इसी R1 का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ होगा। फिर क्या करेंगे, इस R2 रो 2 का मल्टीप्लिकेशन C1 के साथ करेंगे और इसी R2 का मल्टीप्लिकेशन, रो 2 का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा, चीज़ें थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जो स्वाभाविक है।
लेकिन हम लोग इसको गौर से देखेंगे, चीज़ें इजीली समझ आएंगी। हमने क्या बोला है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह R इंटू सी होता है, रो बाई कॉलम होता है। तो हमें क्या कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, पहले जो सबसे पहला हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वह पहले रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करते हैं, फिर इसी रो के साथ इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके पहले मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी कॉलम के साथ रो के साथ इस कॉलम के को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमें क्या करना है कि इस रो 1 का मल्टीप्लाई, देखिए बच्चों अगर हम इसको और डिटेल में बताना चाहें तो यहाँ जो A11 आएगा, A11 आएगा वह किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, R1 और C1। मतलब हम लोग यहाँ R1 को उठा कर लाते हैं, R1 क्या है 1 2, और C1 क्या है, C1 क्या है बच्चों 1 और 2। तो देखिए अब हम लोग A11 जो है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, अब क्या करेंगे दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके और आपस में जोड़ देंगे। तो बताओ बच्चों 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, और प्लस 1 प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 4, और ये कितना आ गया 5। मतलब A11 हमें 5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे A12 फाइंड करेंगे। A12 मतलब पहले मैट्रिक्स का रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहले मैट्रिक्स का जो रो है 1 और 2, और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 2, 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 2 में 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, और 3 दूना 6, 6 2, यहाँ से सीधे क्या मिल जाएगा 8। तो लेकिन हम क्या करते हैं लिख देते हैं 2 + 6 = 8। अब हम क्या करेंगे, हमें A11 मिल गया, A12 मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं A21। तो A21 का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ बच्चों सेकेंड कॉलम कितना है, सेकेंड कॉलम जो हमारा है 1 और 5, सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम कितना है 1 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 तो हमें मिलेगा 1, और प्लस 10 = 11। अब हम लोग देखते हैं, अब हमें क्या करना है A22 एलिमेंट निकालना है। तो A22 एलिमेंट को हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, A22 निकालना है। तो A22 कैसे निकलेगा, मतलब सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब सेकेंड रो कितना है हमारा 1 और 5, और सेकेंड जो कॉलम है वो कितना है 2 और कितना है 2 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 2 और 15 कितना हो जाएगा 17। तो हमें A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A21 और A22। अब हम लोग क्या करेंगे A × B से जो मैट्रिक्स फॉर्म होने वाली थी वह कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म होने वाली थी 2 × 2 का। तो हम क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं जो मैट्रिक्स हमें बना है A × B = A11 A12 A21 A22। अब बताइए बच्चों A × B = हमने A11 एलिमेंट निकाल लिया है, कितना है 5। तो A11 की जगह पे क्या लिख देंगे 5, और A12 निकाला है वो कितना आया 8।
ऐसा ही A21 कितना आ गया, A21 11 और A22 70, और जो ऑर्डर है वह 2/2 है। तो हमने पहले ही बोला था कि जो ऑर्डर आने वाला है वह 2/2 आएगा। A इंटू बी हमारा निकल गया। अब देखिए बच्चों, इस समझाने के लिए आपको इतना सारा मतलब A11 अलग निकाला, A12 अलग निकाला, A21 अलग निकाला, A22 अलग निकाला, लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कि पहले रो को पहले कॉलम के साथ कर दे, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं इसको हम लोग अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। सो आई होप कि यह आपको समझ आई होंगी इतनी बात। सो बच्चों, अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A इंटू बी इक्वल टू, पहले रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो पहला रो की क्या है, R1 को C1 के साथ, मतलब और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब इसका जो R1 हम लोग लेंगे तो R1 का जो एलिमेंट है 1 और 2 है, C1 का एलिमेंट 1 और 2 है, तो मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 हुआ और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 हुआ। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा हमें 5। और यहाँ फिर अब क्या करेंगे, R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, मतलब C2 के साथ, तो वैसा ही चलेगा R इंटू C। तो हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6, और 2 कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, R2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ 11 मिल जाएगा, और यहाँ 2 और 15 कितना 17 हो जाएगा, और 2 क्रॉस 2। तो ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो बच्चों, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए। अभी हमने 2/2 का एग्जाम्पल लिया है, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है, A मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और B जो मैट्रिक्स है 1 2 4 2। तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए कि जो पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, 2/3 ऑर्डर है और यहाँ 2/2 ऑर्डर है। तो हमें बोला है कि A इंटू बी फाइंड कीजिए। क्या बोला है कि A इंटू बी निकालो। तो हम क्या देखेंगे कि A और B पहले पॉसिबल होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमें देखने के लिए क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, क्या यह कॉलम और यह रो आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे A इंटू बी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब A और B को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आई होप कि यह बात समझ आई होंगी। अब हम लोग इसी में क्या करते हैं, इसका ऑर्डर कुछ हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं कि यहाँ कर देते हैं 1 2। अब ऑर्डर कितना हो गया, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। अभी 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब बताओ बच्चों कि यहाँ जो मैट्रिक्स है, जो कॉलम है 3 है और यहाँ रो, मतलब अब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग इजीली अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बताइए कितना है, ए जो मैट्रिक्स है वह कितना है, 1 2 और 3 4 5 और 6। जो बी मैट्रिक्स है 1 2 4 2 और 1 1। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो रो बाई कॉलम, पहले मैट्रिक्स के रो से इस मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम होंगे सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है C1, और ये क्या है सेकेंड कॉलम C2, इसका जो फर्स्ट रो है R1, और ये क्या है सेकेंड रो। तो इस R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ करेंगे, और इसी R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ करेंगे। तो R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ करेंगे
तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 1 का एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 बनेगा, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 बनेगा और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 बनेगा। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए इंटू बी इक्वल टू, हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वह कितने बाई कितने का मिलेगी। तो 3 और 3 को हटा दो तो हमें यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 2 मिला, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आने वाला मैट्रिक्स है वह 2/2 का है। तो आई होप कि यहाँ तक अभी आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 1 प्लस 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और पहले 1 9 हो गया, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 9 3 12। अब क्या करेंगे, इस R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, मतलब 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ। तो 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से हमें 3 मिलेगा, 6 और 3 9। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब R2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ भी करेंगे और C2 के साथ भी करेंगे। तो R2 का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ 4 का इस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, और सारे को ऐड करके लिख देंगे यहाँ। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, 5 में 4 से करेंगे तो 20 मिलेगा, 20 मिल जाएगा, और इसमें 1 से करेंगे तो 6 मिलेगा, मतलब ओवरऑल एलिमेंट कितने हो गए 30। अब क्या करेंगे, इसी R2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा, और 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। तो यहाँ से जो सम करके आएगा वह 24 हमको मिलेगा। तो यहाँ हमें क्या मिल गया 24। तो आई होप कि यह मल्टीप्लाई आपको समझ आ रही होगी। अब हम लोग थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस मैट्रिफिकेशन क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को। सो बच्चों आई होप कि यहाँ तक चीज़ें अच्छी से समझ आ रही होंगी आपको। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग आगे देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे हमने एक अच्छा सा सवाल लिया है और इसे हमें सॉल्व करना है। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि इफ़ ए बराबर कुछ मैट्रिक्स ऐसे दिया गया है, देन सो दैट ए की पावर 8 को हमें इतना प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। सो बच्चों हम लोग पहले समझते हैं कि ए देकर हमसे क्या पूछा है, ए की पावर 8। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ए तो हमें कितना दिया गया है, पी क्यू 0 और 1। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, ए की पावर 8। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर एक बेसिक सा रूल चलता है, एक बेसिक फंडा होता है कि अगर हमें ए से ए की पावर 8 तक पहुंचना है तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ए की पावर 2 निकालते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ए की पावर 3 निकालते हैं, उसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ए की पावर 4 निकालेंगे, उसमें कोई पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, और ऐसा हम लोग 2-3 बार निकाल कर पैटर्न ऑब्जर्व करके और हम लोग डायरेक्ट ए की पावर 8 हो, ए की पावर 10 हो, ए की पावर 20 हो, ए की पावर 40 हो, ए की पावर 100 हो, सारे को क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व करके लिख देंगे। हम लोग इतना ए की पावर 8 तक नहीं जाएंगे, बिकॉज यहाँ भी क्वेश्चन में इसीलिए दिया गया है ताकि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें। ऑब्जर्व करके कैसे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग पावर इंक्रीज करने के साथ इसके अरेंजमेंट एलिमेंट जो हैं वह कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, उस पैटर्न को आपको बस समझना है। सो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है
एक 2/2 का हमें मैट्रिक्स दिया गया है और हमें बोला गया है कि a की पावर 8 को हमें इतना प्रूव करना है। तो सिंपल सा सवाल है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, a इंटू ए को पहले निकालेंगे, मतलब ए स्क्वायर निकालेंगे और ए स्क्वायर को हम लोग a इंटू ए लिख सकते हैं। अब बताइए बच्चों कि a मैट्रिक्स कितना है, p q और 1। अब बताइए कि a जो है, a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, p q कुछ इस प्रकार से है। अब हम लोग ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो p का मल्टीप्लाई p के साथ और q का मल्टीप्लाई 0 के साथ करस्पॉन्डिंग, मतलब रो के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर, और q का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, मतलब ओवरऑल 0 हो जाएंगी और यहाँ से हमें p स्क्वायर मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, p का मल्टीप्लाई q के साथ करेंगे और q का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। तो p का मल्टीप्लाई q के साथ करेंगे तो हमें यहाँ से p इंटू q मिलेगा और q का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो प्लस का q। तो अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, R2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, तो 0 0, यहाँ क्या बन जाएगा 0, और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसके साथ करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व करनी है, तो यहाँ हम लोग q को क्या करते हैं, दोनों में कॉमन है तो हम लोग q को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, p प्लस 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर कुछ ऐसा आ गया। अब हम लोग ए क्यूब निकालने का प्रयास करते हैं। तो ए क्यूब हम लोग पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें वीडियो में आ रही है कि नहीं। सो बच्चों, यह सारी चीज़ें वीडियो में प्रॉपरली आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने ए स्क्वायर निकाल लिया है, हमें क्या ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए का मल्टीप्लाई इनटू ए स्क्वायर। तो देखो ए कितना है, ए पी क्यू 0 और 1, और क्यू कितना है, पी स्क्वायर क्यू पी प्लस 1 और 0 1। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि देख लेते हैं कि यहाँ तक आ रही है कि नहीं वीडियो। सो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तब p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ, p क्यूब। क्या मिलेगा बच्चों, p क्यूब, और इस क्यूब का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 बन जाएगा, और 0 को p क्यूब में जोड़ेंगे तो कोई भी p क्यूब ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो p का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, p क्यू और p प्लस 1, और इस q का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस का q। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, इस r क्या है, इस p q दोनों के जो मल्टीप्लाई है इस दोनों के साथ करेंगे, मतलब r1 का जो मल्टीप्लाई है c2 के साथ करेंगे, तब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका e है, इसका p का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट e है और q का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, p का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और q का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। वैसा ही मैंने यहाँ किया है। तो देखिए बच्चों, तो हम इसको देखो, यहाँ क्या है कि दोनों में फिर से q कॉमन आ गया, तो फिर से कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या है कि फिर से हम q अगर निकाल ले, q को कॉमन निकाल ले, q को दोनों में से कॉमन निकाल ले, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, p इंटू पी प्लस 1 और प्लस का 1। अब p को अंदर मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1। क्या इसके बदला में हम लोग यहाँ इतना लिख सकते हैं,
क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी, तो इस हम लोग इसको इतना लिख लेते हैं पी स्क्वायर, याद रखिए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1। अब देखिए बच्चों, हम लोग अब क्या करेंगे, C2 का मल्टीप्लाई R2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ, तो इसको 0 से पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 0 और इससे 0 बन जाएगा। तो यहाँ एलिमेंट कितने आ गए 0, और इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमने एक ऑब्जर्व पैटर्न ऑब्जर्व करी कि जब यहाँ पावर a है, मतलब पावर कितना है 1 है, तो केवल q है। यहाँ पावर 2 है, तो यह q इंटू पी प्लस 1 आ गया। देखिएगा बच्चों, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ p का पावर 1 है, और यहाँ देखिए कि यहाँ a की पावर 3 है, a की पावर 3 है, तो यहाँ p की पावर 2 है, और यहाँ p की पावर 1 और p की 1 है। तो वैसा ही हम लोग सिमिलरली करके एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, ताकि अगर हम a की पावर 4 लिखना चाहें, यहाँ देखिएगा बच्चों a की पावर 4, तो a की पावर 4 को हम लोग कुछ कैसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ p a स्क्वायर था तो यहाँ p स्क्वायर आ गया, यहाँ a क्यूब है तो यहाँ क्या आ गया, p क्यूब आ गया। तो यहाँ a की पावर 4 है तो यहाँ क्या बनेगा, p क्यूब p की पावर 4। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, क्यूब इंटू पी स्क्वायर p क्यूब, पावर 4 है तो यहाँ a को कम, क्यूब p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, और यहाँ क्या बनेगा 0। इसमें इस दोनों एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आगे भी कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा पैटर्न बता रहा है। पहले हम लोग देख लेते हैं। सो बच्चों, ऐसा पैटर्न बता रहा है। अब हम लोग क्या करें, a की पावर, देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिए इस सवाल को, कि सवाल में है क्या कि यहाँ a की पावर 3 है, तो यहाँ हमें एक पावर कम मिला, p की पावर 2 मिला, और यहाँ p की पावर 3 मिला, यहाँ 3 तो यहाँ 3। अगर ऐसा ही हम लोग निकाले a की पावर 4, तो यहाँ हमें p की पावर 4 मिलेगा, और यहाँ 4 है तो p की पावर कितना कम मिलेगा, 1 कम मिलेगा, मतलब 3, और p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। अब हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट a की पावर 8 पैटर्न से, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, p की पावर 8 और q इंटू p की पावर, यहाँ 8 है तो यहाँ क्या मिल जाएगा 7 और प्लस 6, और ऐसा ही चलते चलते p 1 तक आएगा, और यहाँ 0 और 1। अब देखिए बच्चों कि कुछ हमारा जो a की पावर 8 था, कुछ मतलब मैच किया, लेकिन यहाँ जो है ऐसा पैटर्न बन रहा है और यहाँ ऐसा है। तो इसको आप लोग गौर से देखिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जीपी का सीरीज। अगर ये क्या है, चीज़ें जीपी में है, तो जीपी में क्या होती है कि जीपी में जो भी सीरीज होता है उसका सम क्या होता है, कि मान लेते हैं उसका सम क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। यहाँ r कॉमन रेशियो होता है और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, अब बताइए, यहाँ 4 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 4, तो यहाँ 8 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 8। तो अगर हम इसको ऐसे लिखे तो p की पावर 8 और q इंटू, यहाँ क्या लिखेंगे, इसका कॉमन रेशियो कितना है, इसका कॉमन रेशियो p है तो p की पावर 8 माइनस 1 और बट्टा p माइनस 1 और 0 1। तो देखिए बच्चों, यह सवाल जो है क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सवाल है, केवल आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना था इस सवाल में। तो आई होप कि यह सवाल आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसी प्रकार के कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और लेते हैं। सो पहले
पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जो बेस सवाल है। अब हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा गौर से देखिए। इसमें क्या है, लेट ए मैट्रिक्स कुछ दे दिया एंड बी मैट्रिक्स दे दिया एंड एक्स बी अ मैट्रिक्स मतलब एक्स कोई मैट्रिक्स दे दिया सच दैट एक रिलेशन दिया गया है कि ए इज इक्वल टू बी इंटू एक्स है। तो हमें एक्स को निकालना है। तो पहले यहाँ चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए कि a इज इक्वल टू बी इंटू एक्स है। अगर b इंटू एक्स है तो अगर यह गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो यह सारी चीज़ें मल्टीप्लाई की ऑलरेडी क्या फुलफिल हो रही होगी। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, हम लोग को ऑर्डर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्स मैट्रिक्स को कुछ लेटेस्ट मान लेंगे, कुछ एज्यूम कर लेंगे कि एक्स कुछ मैट्रिक्स है ए बी सी और डी मान लेते हैं बच्चों। बस इसको एक्स मान लेते हैं कि एक्स कोई मैट्रिक्स है और यहाँ से हम ए बी सी डी जो भी है निकाल लेंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ ए क्या दिया गया है, ए का जो मान है 1 2 3 और -5 इज इक्वल टू बी बोलो तो बच्चों कितना है, बी 1 0 0 2 और x को हमने मान लिया कि x कुछ इस प्रकार से है c और d। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी और यहाँ क्या है 1 2 3 -5 इज इक्वल टू 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a और 0 में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। तो हमें यहाँ ऐड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस R1 का मल्टीप्लिकेशन इस C2 के साथ करेंगे, 1 का मल्टीप्लिकेशन B के साथ करेंगे और 0 का मल्टीप्लिकेशन D के साथ करेंगे तो हमें यहाँ से B मिल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे मतलब 0 का मल्टीप्लिकेशन A के साथ तो 0 मिलेगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन C के साथ हमें से यहाँ से क्या मिलेगा 2C और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हमें 2D मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों अब यहाँ क्या आ गया कि यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। शायद अभी हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया है लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया है तो मैं बता देता हूँ कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर दो मैट्रिक्स कोई सा भी दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे बराबर। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि 1 ए के बराबर हो जाएगा, 2 बी के बराबर हो जाएगा, 3 2C के बराबर हो जाएगा और -5 2D के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से ए का जो मान निकल के आएगा कितना आएगा 1, बी का मान कितना निकल के आएगा 2 और यहाँ से 2C का मान कितना निकल के आएगा 2C बराबर 3। यहाँ से C कितना आ जाएगा 3/2 और यहाँ से 2D का मान कितना निकल के आएगा -5 मतलब D का मान -5/2। तो हमें यहाँ A B C और D का वैल्यू निकल गया। अब A B C D के वैल्यू पे हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे इसका मान रख देंगे, वहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो x मैट्रिक्स है क्या ए बी सी डी। तो a का मान कितना आ गया बच्चों 1, b का मान बोलो तो कितना है 2 और c का मान 3/2 और d का मान कितना है 5/2। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी ये थी। आई होप कि यह सवाल आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया चीज़ें तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, इसको और अच्छा से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेहतरीन सा सवाल लाया है। यह सवाल जो आपको ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी यह जो सवाल है, इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है
जो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। तो हम लोग देखते हैं कि सवाल किस मतलब कैसा सवाल है। किस सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स ए हैज़ ऑर्डर एम क्रॉस n + 5, मतलब मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना दिया गया है, m क्रॉस n + 5। देखिए बच्चों, जो मैथ का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग पढ़ के, उस जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसको पढ़ के वैसा ही क्या करते हैं, जैसे पढ़े वैसा ही उसको नोट करते जाए चले। तो इससे क्या होती है, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो यहाँ क्या दिया गया, मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर m क्रॉस n एंड b हैज ऑर्डर, b जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस 11 - n। यहाँ ए का ऑर्डर दिया गया है और बी का ऑर्डर दिया गया है। ए और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें इतना दिया गया है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ बोथ ए बी एंड बी एग्जिस्ट, इफ मैट्रिक्स हैज, ऑप्शन ए है ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, एंड सी ऑप्शन जो है ए इंटू बी एंड बी इंटू ए ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इतना इतना, एंड डी जो है नन ऑफ दिस है, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो देखिए हमें क्या बोला है कि दोनों मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, ए इंटू बी भी एग्जिस्ट करता है और बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ ए इंटू बी और बी इंटू ए कहने का मतलब क्या है कि ए इंटू बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। हमने क्या बोला था कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, क्या जरूरी होना चाहिए, CR। क्या जरूरी होना चाहिए, CR, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो पहले मैट्रिक्स क्या है, A, थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चों, पहले मैट्रिक्स क्या है, A, तो A का कॉलम, अब हम लोग खोजेंगे A का कॉलम, A का कॉलम, तो या तो रो है और ये क्या है, कॉलम, मतलब n + 5 बराबर होना चाहिए किसके, b के रो के। मतलब b का रो कौन है, m, b का रो कौन है बच्चों, m, तो मतलब ये m के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, n को इस साइड बुला ले तो m - n = 5, यह फर्स्ट समीकरण बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि b इंटू ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कि b का जो ऑर्डर है m क्रॉस 11 - n, मतलब b का कॉलम, तो b का कॉलम यही ना है 11 - n बराबर होना चाहिए किसके, a के रो के बराबर होना चाहिए। a का रो कौन है, m। तो यहाँ हम लोग m को इस साइड बुला लेते हैं, n को इस साइड, तो m + n = 11। तो देखिए यहाँ से हमें दो समीकरण मिल गए, दो इक्वेशन मिल गया। अब हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे दोनों समीकरण को 1 और +2, ऐड जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, m और m ऐड हो जाएगा 2m और n कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगी, 11 और 5 16 और कट के m = 8, m कितना आ गया, 8। अब देखो बच्चों यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि m का वैल्यू यहाँ किसी एक समीकरण में रख देंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, m का जो वैल्यू है सेकेंड समीकरण में रखते हैं, तो सेकेंड समीकरण में रखेंगे तो 8 + n = 11 और यहाँ से n = 3 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि m की वैल्यू 8 आ गई और क्या बोलते हैं, n की वैल्यू 3 आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि a इंटू बी जो आने वाली मैट्रिक्स है वह मतलब कैसी मैट्रिक्स है। तो जो उसका ऑर्डर होगा, तो अभी अभी हमने बताया है कि इस कॉलम को और पहले मैट्रिक्स के रो को हटा देने के बाद जो हमें मिलेगा वह a इंटू बी का ऑर्डर होगा। तो यहाँ क्या है बच्चों, अगर हम a इंटू बी का ऑर्डर लिखें, यहाँ हम लोग देखते हैं a इंटू बी का ऑर्डर लिखे, a इंटू बी का ऑर्डर लिखे, तो यहाँ a इंटू बी का ऑर्डर क्या बनेगा,
एम क्रॉस 11 माइनस एन। अब बताओ बच्चों कि एम क्या है। एम की वैल्यू 8 है और एन को खोजो तो एन कितना है, एन 3 है। तो यहाँ से 11 माइनस 3 a इंटू बी इज इक्वल टू 8 इंटू 8, मतलब रो बराबर कॉलम। तो यहाँ रो बराबर कॉलम आने का मतलब क्या हुआ कि 8/8 का मैट्रिक्स रो और कॉलम आपस में बराबर है। तो ए और बी कैसे मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो ये ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है और ऑप्शन डी जो है रॉन्ग है। तो बच्चों आई होप कि यह क्वेश्चन आपके ऑर्डर से रिलेटेड सारे जो कन्फ्यूज़न है, जो समस्याएं आ रही थी, उस सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दी होगी। तो आई होप कि यह सवाल आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, इसको और बेहतरीन ढंग से डिलीवर किया जाएगा। सो बच्चों अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक जेईई मेन का बेहतरीन सा सवाल लेते हैं और यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जेईई मेन में लगातार पैटर्न बेस्ड सवाल आते हैं। उसके बाद एनडीए चले जाइए, एनडीए में भी बहुत सारा पैटर्न बेसिस पे मैट्रिक्स से कोई क्वेश्चन आते हैं, एयरफोर्स में भी आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उससे पहले कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कीजिए।